हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी के जो सीरीज है, इस एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है ईडी के बारे में, पूरे विस्तार से बताया है। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन के बारे में चर्चा किया था पिछले वीडियो में, और उसी के में हम लोग पूरे हिमालय के उत्तरी हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश था उसके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ा था और पूरे हिमालय के रेंज के बारे में जाना था। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उत्तर के विशाल मैदान मरुस्थल, दक्षिण का पठार, उसके बाद आप देखेंगे तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि भारत का जो उत्तरी भारत का मैदान है, ये हम लोग दूसरा जान रहे हैं, उत्तरी। ठीक है, उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान। और ये उत्तरी भारत के मैदान को हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि ये आप देखेंगे सिंधु, ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियों के निक्षेप से बना हुआ मैदान है ये। ठीक है, और निक्षेप से बना हुआ मैदान है और इसकी लंबाई भी उतनी ही है जितना आप लोग देखते हैं। जैसे आप इसको देख सकते हैं, इसकी लंबाई भी यहाँ से लेकर के आप ये स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि ये पूरे लंबाई है किसके, भारत के। आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो है उत्तर का मैदान है और इसका भी लंबाई, चूंकि ये हिमालय के समानांतर है और हिमालय की लंबाई आपको मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हिमालय की लंबाई के बारे में मैंने बताया था वो कितना है। ठीक है, तो हिमालय की लंबाई जितनी है उतनी ही है, मतलब 2400 किलोमीटर इसका भी रेंज है, लंबाई है। ठीक है, तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार, और हम लोग देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार भी इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें देखिएगा कि नदियों के द्वारा लाए गए ये जलोढ़ मिट्टी से बना है। और ये किन किन नदियों के जलोढ़ मिट्टी से? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपको मालूम होगा कि यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी निकलती है और सिंधु के सहायक बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग देखेंगे चंबल के, उसके बाद और सारी सहायक नदियाँ हैं। वो सभी सहायक नदियों से मिलकर के ये पंजाब का मैदान बनता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से गंगा नदी का ये क्षेत्र शुरू होता है और इधर से आप देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र होता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कंप्लीट मैदानी भाग जो है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। इसका जो गहराई देखेंगे हम लोग 1000 से 2000 मीटर तक इसकी गहराई है और विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, विस्तार कितना है इसका? विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 2400 किलोमीटर है। देखिए 2400 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है ही, यहाँ से अगर ऐसे नापेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी आप देखेंगे तो फिर आगे आए घूमकर, तो कुल मिलाकर 3200 है, लेकिन इसकी 2400 किलोमीटर लंबाई मानी जाती है। चौड़ाई जो है आप देखेंगे कि ये आप देखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा है चौड़ाई और पूर्वी क्षेत्र में कम है चौड़ाई। तो कुल मिलाकर जो इसका औसत चौड़ाई है वो है, आप देखेंगे कि 150 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, चूँकि ये मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सघन जनसंख्या पाया जाता है। और सघन जनसंख्या में जैसे आप देखेंगे बिहार सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश अधिक जनसंख्या वाला, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आप देखेंगे यहाँ उत्तराखंड का भी कुछ क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र, ये सभी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चूँकि यहाँ मैदानी भाग है और यहाँ कृषि कार्य भारी पैमाने पर होता है। ठीक है, और चूँकि ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है तो जलोढ़ मिट्टी हम लोग जानते हैं कि उपजाऊ होता है, तो ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तर के से दक्षिण तक इसको हम लोग कई मतलब उत्तर से अगर बात कर ले, इधर से अगर हम लोग बात कर लेंगे तो उत्तर ये हो जाता है और जैसे जैसे बढ़ते हैं हम लोग तो इसको कई क्षेत्रों में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, तो एक भाबर क्षेत्र हो जाता है, तराई क्षेत्र जो हिमालय के जस्ट सटे हुए क्षेत्र है, तराई क्षेत्र और जलोढ़ मैदान। ठीक है, ये आप देखेंगे कि इसका भी विभाजन भौतिक रूप से किया गया है। उत्तर का विशाल मैदान आप देखा। और देखिए भाबर क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, ये दिख रहे हैं पंजाब का
पंजाब का प्लेन है। फिर आप देखेंगे अपर गंगा प्लेन जो उत्तर प्रदेश का एरिया है। फिर मिडिल प्लेन जो गंगा का मैदान है जो बिहार उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बनाता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, लोअर गंगा का मैदान जो आप देखेंगे ये है वेस्ट बंगाल का एरिया, ठीक है, वेस्ट बंगाल का एरिया। फिर यहाँ देखेंगे ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है, ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ प्लेन है जो असम का क्षेत्र है, ठीक है, असम का क्षेत्र है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। तो ये आप मुख्य रूप से देख लिए कि ये असम का क्षेत्र है, यहाँ पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, यूपी बिहार का क्षेत्र है जो गंगा के मैदान से बना हुआ है, तो सिंधु, ठीक है, पंजाब और हरियाणा का प्लेन जो है मुख्य रूप से सिंधु नदी से बना हुआ है। फिर आप देखेंगे कि उसके नीचे जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो गंगा का मैदान आ जाता है जिसको मिडिल प्लेन कहा जाता है। तो मुख्य रूप से देखिए ये भाबर प्रदेश जो है, भाबर क्षेत्र क्या होता है, ये शिवालिक हिमालय जो हम लोग देखेंगे, हिमालय की जो चोटियाँ है यहाँ, शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल है। तो ढाल है तो मुख्य रूप से ये देखेंगे कि ये शिवालिक हिमालय है। आप अगर हिमालय को आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, ये देख रहे हैं कि शिवालिक हिमालय का रेंज है, ठीक है, ये शिवालिक हिमालय का रेंज है और शिवालिक हिमालय के रेंज के समानांतर ही है गंगा का ये जो है विशाल मैदान है। तो ये इसका भाबर क्षेत्र जो है, ये ढाल वाला एरिया जो है, ढाल वाला एरिया है, यही भाबर क्षेत्र है, ठीक है। तो अब आपको भाबर क्षेत्र समझ में आ गया होगा। तो भाबर क्षेत्र आप समझ गए। भाबर क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि कंकरीली है ये, ठीक है, कंकरीली है तो उपजाऊ नहीं होगा, ठीक है, उपजाऊ जो है ये नहीं होगा। तो उपजाऊ नहीं है तो यहाँ कृषि कार्य नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भाबर क्षेत्र हो गया। अब हम लोग आगे बातें कर लेते हैं। भाबर क्षेत्र के अलावा जो है ये शिवालिक का क्षेत्र है, इसकी चौड़ाई मात्र 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी के रूप में पाया जाता है और नदियों के द्वारा लाए गए कुटिका निक्षेपों से, मतलब नदियों के जो पहाड़ से नदियाँ उतरती है तो यहाँ कंकरीली मैदान, चूँकि पहाड़ से बहुत सारे कंकर वगैरह को समेट कर लाती है तो कंकरीली मैदान, वहाँ बड़े बड़े कंकर पाए जाते हैं, इसलिए वो उपजाऊ नहीं है। तो उपजाऊ नहीं है तो कृषि योग्य नहीं है। कभी कभी नदियाँ इसमें विलुप्त भी हो जाती है, क्योंकि कंकरीली पथरीली होती है तो नदियाँ लगता है कि इसके अंदर विलीन हो गई है, ठीक है। अब तराई क्षेत्र क्या होता है, भाबर क्षेत्र के जस्ट दक्षिण में, अब इसको हम लोग देखते हैं मैप से। तो भाबर क्षेत्र के ये शिवालिक हिमालय के जस्ट समानांतर आप देखेंगे कि तराई क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, तराई क्षेत्र पाया जाता है। अब ये तराई का जो क्षेत्र है आप देखेंगे, ये तराई का जो क्षेत्र है, ये तराई का क्षेत्र जो है वो आप हिमालय के जस्ट जब हिमालय उतरती है, हिमालय का जो ढाल जहाँ समाप्त होता है वहाँ से तराई का क्षेत्र शुरू होता है। बहुत सारे तराई क्षेत्र जो होता है दलदली मैदान भी होता है। तो तराई क्षेत्र आप लोग समझ रहे हैं। ये जंगली एवं वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं और भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है ये। इसकी भी चौड़ाई जो है वो 10 से 20 किलोमीटर है। नम और दलदली क्षेत्र होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये जो तराई का मैदान है, जैसे नेपाल का जो क्षेत्र, नेपाल का कुछ तराई क्षेत्र भी होता है, तो ये आप देखेंगे कि ये दलदली मैदान पाया जाता है। यहाँ भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ प्रकट हो जाती हैं, ठीक है। मुख्य रूप से जो ये मैदान है वो जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है। और किसके जलोढ़ मिट्टी से, मैंने पहले भी बताया कि ये सिंधु, ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। तो ये जो है वो जलोढ़ मिट्टी से, अब इस जलोढ़ मिट्टी को भी हम लोग कई पार्ट्स में बांट सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी का मैदान है ये, बांगर क्षेत्र है और खादर क्षेत्र है। अब बांगर और खादर क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। बांगर क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जो पुराने जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित है, ठीक है। बाढ़ वाले मैदान से यह दूर है, मतलब यहाँ बाढ़ वगैरह नहीं आती है। एक बार नदियाँ अपना बहुत पहले क्या की थी, जलोढ़ मिट्टी ला दी थी। अब वहाँ वही जलोढ़ मिट्टी जो है वो पुराने जलोढ़ मिट्टी हो गए हैं, बांगर है। ये उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है और मृदा के चूनेदार निक्षेप यहाँ कंकर पाए जाते हैं। मतलब चूनेदार निक्षेप का मतलब वहाँ की मृदा में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बाढ़ वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी एकत्रित होता है, क्योंकि नदियाँ जो है बाढ़ लाला के बार बार जो है वो अपने निक्षेप जो है नया जलोढ़ मिट्टी उसके ऊपर परत बैठाती जाती है। तो ये बाढ़ वाला क्षेत्र है। और प्रतिवर्ष पूरन बाढ़ जब आएगा तो डेफिनेट रूप से वहाँ ये अधिक मिट्टियों जमा होगी और बलुई टाइप का ये मिट्टी होता है, ठीक है, बलुई टाइप का मिट्टी होता है। और आपको मालूम होगा कि ये अत्यधिक उपजाऊ होता है, ठीक है, अत्यधिक उपजाऊ होता है, याद रखिएगा। ये जो खादर का मैदान है ये अत्यधिक उपजाऊ होता है, ठीक है। उत्तरी भारत के मैदान को हम लोग जो है वो सामान्यतः कई क्षेत्र में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो क्षेत्र है निर्माण के आधार पर, देखिए गंगा, पंजाब का मैदान। तो पंजाब का मैदान आप देख रहे हैं यहाँ, ये रीजन जो है ये पंजाब का मैदान है, ठीक है, ये पंजाब का मैदान हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ सकते हैं, थोड़ा सा कलर इसका चेंज करके हम आप लोग को बताते हैं। देखिए ये मैदान जो है ये पंजाब का मैदान है, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र जो है वो पंजाब का मैदान है। और अभी भी आप लोग को कलर से स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो चलिए इसका थोड़ा सा और
अलग कलर कर देते हैं, ठीक है। तो पंजाब का मैदान समझ गए। इसके बाद जो है ये गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के बना हुआ है, जैसे गंगा का प्लेन हो गया, तो ये आप देख रहे हैं प्लेन, गंगा और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ ये प्लेन है, ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे कि फिर गंगा का जो इतना ही क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ये गंगा का मैदान जो है वो आगे बहुत सारे देखेंगे कि यहाँ तक है, ये कहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक ये गंगा का मैदान है, ठीक है। गंगा का मैदान जो है ये वेस्ट बंगाल तक पाया जाता है। इसके बाद इधर का जो क्षेत्र है ये है ब्रह्मपुत्र का एरिया, ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र का एरिया। तो अब आपको यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसके प्रत्येक तथ्यों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखिए मुख्य रूप से हम लोग जो देखें उत्तर भारत के मैदान को, तो यहाँ आप अच्छी तरह से समझ गए सारे तथ्यों को, क्योंकि आप देख लिए हैं कि यहाँ जो है वो मुख्य रूप से मैदानी भाग जो है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, और ये मुख्यतः 3 सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, और इसके सहायक नदियों के द्वारा ये बनाया गया मैदान है, और ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से देखिएगा तो प्रायद्वीपीय पठार जो है उत्तर में दिल्ली कटक और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को बांटने का प्रक्रिया करते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं मालवा का पठार है। प्रायद्वीपीय पठार को देखिए हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, इसको 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं, पहला भाग और दूसरे भाग को देखिए। पहले भाग को हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती उच्च मैदान, ठीक है, मध्यवर्ती उच्च मैदान या पठार, ठीक है, मध्यवर्ती उच्च पठार इसको कहिए, क्योंकि पठार वाली बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार। तो ये 2 भाग में बांट दिए। अब हम लोग को देखिए ये जो है मध्यवर्ती उच्च मैदान के अंतर्गत आता है। सबसे पहला देखिएगा अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली श्रेणी, याद रखिएगा इसको। इसके बाद देखिएगा दूसरा आता है आपका पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमियाँ, पूर्वी, ठीक है, पूर्वी राजस्थान की श्रेणियाँ। चलिए अब इसके बाद तीसरा जो है वो आप देखेंगे, तीसरा मुख्य रूप से आपको समझ में आ रहा होगा, तीसरा है मालवा का पठार। तीसरा कौन सा है? ये मालवा का पठार। सब के बारे में हम लोग देखेंगे, यहाँ आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। चौथा जो है हम लोग पढ़ेंगे फिर बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। फिर आप देखेंगे 5वां जो है वो आप अच्छी तरह से देखिए विंध्याचल और बघेलखंड, विंध्याचल और बघेलखंड श्रेणी। और नेक्स्ट जो है छोटा नागपुर का पठार। छठा जो है वो छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और 7वां जो है वो आप देख सकते हैं मेघालय का पठार, ठीक है, मेघालय का पठार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दक्कन के पठार को भी हम लोग कई श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला जो है आप देखेंगे सतपुरा श्रेणी, ठीक है, सतपुरा श्रेणी। दूसरा जो है आप देखेंगे इसका महाराष्ट्र का पठार, ठीक है, महाराष्ट्र का पठार। तीसरा जो है आप देखेंगे महानदी बेसिन, ठीक है, महानदी बेसिन, तो ये उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, ठीक है। चौथा हम लोग देखेंगे दंडारण्य, ठीक है, दंडकारण्य का क्षेत्र। 5वां हम लोग देखेंगे तेलंगाना का पठार, ठीक है, तेलंगाना का पठार। 6ठा हम लोग देखेंगे कर्नाटक का पठार। 7वां हम लोग देखेंगे कर्नाटक के पठार के बाद 7वां हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे तमिलनाडु का पठार, ठीक है, तमिलनाडु का पठार। उसके बाद जो हम लोग 8वां देखेंगे वो देखेंगे पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, ठीक है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट। तो इन सभी पार्ट्स में हम लोग बांटकर इसको पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिएगा हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को उच्च पश्चिम में दिल्ली कटक और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची या फिर करडामम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पुराने क्रिस्टलीय में देखेंगे आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित है। ये मुख्य रूप से ये जो प्रायद्वीपीय पठार है आप देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार है। और ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार जो है आप अच्छी तरह से देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार किस चीज़ से निर्मित है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का जो एरिया है मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय शैलों से निर्मित है, ठीक है,
अग्नेय शैलों से निर्मित है। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। और प्राचीन गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है, ये क्या है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट, ठीक है। गोंडवाना लैंड का पार्ट कहने का मतलब है कि सबसे पुरानी भूमि है, ठीक है। ढलान पश्चिम से इसकी पूर्व की ओर है, ठीक है। इसका ढलान क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं। उच्च मध्य भूमि, जिसके बारे में मैंने ये बताया, और यहाँ हमने 2 भाग में बांटा, मुख्य रूप से 2 ही भाग है। और मतलब नर्मदा के उत्तर का मैदान और दक्कन का पठार, मतलब दक्षिण, नर्मदा के दक्षिण का पठार और उत्तर पूर्वी पठार, जिसको हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है, चूंकि ये देखिएगा मुख्य रूप से ये काली मिट्टी का बना हुआ है, काली और लाल लेटराइट मिट्टी का बना हुआ है। डेफिनेट रूप से काली और लाल लेटराइट मिट्टी किसके कारण बनता है, अग्नेय शैलों के कारण बनता है। और ये काली और लाल मिट्टी, काली मिट्टी किस लिए ज़्यादा फेमस है, आपको मालूम है, कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी काफ़ी फेमस रहता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र वगैरह के एरिया में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से ये निर्मित है, त्रिकोणीय आकृति है। और इसकी जो पठारी क्षेत्र की ऊंचाई जो है, मुख्य रूप से देखेंगे तो ये 600 से लेकर के 900 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग मालवा के पठार की बात कर लेते हैं। तो एरिया आपको दिख रहा है, ये है मालवा का पठार, ठीक है। ये है मालवा का पठार। इसके पूरब में बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है आपको, ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी क्षेत्र पड़ता है इसमें। बुंदेलखंड ये आप देखेंगे, इसके पूरब में क्या है, बुंदेलखंड है। और समग्र ढाल उत्तर की ओर है। ये मालवा का पठार का जो ढाल जो है वो उत्तर की ओर है, याद रखिएगा, दक्षिण की ओर नहीं है। इसका ढाल जो है वो उत्तर की ओर है। और विंध्य, दक्षिण में इसके विंध्य श्रेणी है। विंध्य श्रेणी मतलब डेक्कन का, आप देखेंगे दक्षिण में इसके जो दक्षिण का जो एरिया है वो इसमें क्या है, विंध्य श्रेणी है। लावा प्रवाह से निर्मित है, ये लावा से बना हुआ है, दक्कन का पठार लावा से बना हुआ है। और पश्चिम में अरावली पर्वत है, ठीक है। पश्चिम में देखेंगे पूरा, ये पश्चिम एरिया में यहाँ देखेंगे तो अरावली श्रेणी पाया जाता है, यहाँ जो है वो अरावली श्रेणी पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लिए मालवा का पठार के बारे में। तो मालवा का पठार सीमाओं का निर्धारण एवं उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्य पर्वत है, बुंदेलखंड रहता है। इस पठार में चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी अवनालिका अपर्दन करती है। चंबल नदी इसके पास से होकर गुजरती है, ठीक है। मालवा का पठार आप लोग देख लिए। और मालवा के पठार के बाद आप देखेंगे कि उच्च मध्य भूभाग में हम लोग देखेंगे, नर्मदा नदी के ये उत्तर में है। उच्च मध्य भूभाग दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अवशिष्ट पर्वतों से ये बना हुआ है मध्य उच्च भूभाग। और इसकी ऊंचाई 700 से लेके 1000 मीटर के आसपास में है। और इसके मध्य भूभाग में हमने आपको बताया कि अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, ये सभी पठार पाए जाते हैं। पश्चिम में चौड़ा है और पूरब में संकीर्ण है। अधिकांश विस्तार मालवा के पठार क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड स्थित है। और पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों एवं छोटा नागपुर के पहाड़ी इसी के अंतर्गत आते हैं। सीमा अरावली पर्वत बनाती है। दक्षिण सीमा जो है वो सतपुरा पर्वत बनाती है। और उत्तर में विंध्य पर्वत तक ये इसका विस्तार है। तो सबसे पहले हम लोग बुंदेलखंड के पठार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से आप देखेंगे बुंदेलखंड के पठार की बात करेंगे तो ये बुंदेलखंड का पठार, ये देखेंगे अरावली श्रेणी है। और ये है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड का जो एरिया है आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये बुंदेलखंड का एरिया है। और ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, इसका विस्तार जो है यूपी और एमपी में भी है इसका विस्तार बुंदेलखंड का। और आप देखेंगे कि ये अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, मतलब यहाँ बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ जो है कृषि कार्य भी कम होते हैं। लहरदार क्षेत्र है, कृषि योग्य नहीं है। सघन अपर्दित क्षेत्र है, मतलब चूंकि आप लोग देखेंगे कि पठार दक्कन जो भारत का दक्षिणी पठार है वो मुख्य रूप से आपको मालूम है कि ये पुराना लैंड है, ठीक है। तो यहाँ अपर्दित क्षेत्र ही है। और ग्रेनाइट और निस से बना हुआ है। ये अग्नेय शैल होते हैं, ग्रेनाइट और निस जो है वो अग्नेय शैल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बघेलखंड के पठार की बात कर लेते हैं। ये उत्तर में सोन नदी है और मैकाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में है ये, ठीक है। मैकाल पर्वत श्रेणी ये आप देख रहे हैं, यहाँ मैकाल पर्वत श्रेणी है। और इसी मैकाल पर्वत श्रेणी के अगर उत्तर की बात करेंगे तो इसी क्षेत्र में आता है, ये मैकाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में है, ठीक है। और ये ग्रेनाइट और निस से बना हुआ है, आपको मालूम है, चूना पत्थर एवं ग्रेनाइट निस से बना हुआ है। और इसका विस्तार जो है बघेलखंड के पठार जो है देखेंगे, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के झांसी से लेकर मध्य प्रदेश तक के क्षेत्र में है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार की बात कर लेते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार ये देखिएगा, ये खनिज संसाधनों से भरपूर पठार है, ठीक है। यहाँ पे लौह अयस्क से लेकर के बहुत सारे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम वगैरह सभी महत्वपूर्ण खनिज इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ये उत्तर में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। इसके उत्तर में जो है वो राजमहल की उत्तर की बात करेंगे हम लोग, तो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं इसके उत्तर में। और
उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती है। गोंडवाना लैंड का ये भाग है। आपको झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। ठीक है, कहाँ कहाँ है ये? झारखंड, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में इसका विस्तार है। ठीक है, दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये अन्य भारत का भी रूर पठार क्षेत्र कहा जाता है। ये अन्य भारत का पठार का रूर पठार क्षेत्र या पाटभूमि कहा जाता है। यह खनिज समृद्ध क्षेत्र है, यहाँ लोहा कोयला वगैरह सब पाया जाता है। और दामोदर स्वर्णरेखा नदी, कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी और बराकर नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, अब हम लोग दक्कन के पठार की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि दक्कन के पठार जो है, आप देखेंगे कि इसी दक्कन के पठार की बात कर लेते हैं। ये है दक्कन प्लेटू, आप अच्छे से समझ रहे हैं, ये दक्कन का पठार है। ठीक है, और दक्कन के पठार का बात कर ले तो ये दक्कन का पठार जो है वो उत्तर में सतपुरा, मैकाल और महादेव श्रेणियाँ हैं। ठीक है, सतपुरा श्रेणी है और उसके बाद देखेंगे कि मैकाल श्रेणी है और उसके अलावा महादेव श्रेणियों से बना हुआ है और बेसाल्ट लावा से बना हुआ अपर्दित क्षेत्र है। पश्चिम में पश्चिमी घाट आप देखेंगे, ये पश्चिमी घाट इसका क्षेत्र बनाता है, पश्चिमी घाट है ये। ठीक है, और पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी है। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जब मिलता है तो ये कहाँ मिलता है? तो यहाँ है नीलगिरी पर्वत, ये है ना नीलगिरी पर्वत, यहीं पे आके मिलता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, चलिए पश्चिमी घाट अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। तो पश्चिमी घाट देखिए, ये है आपका पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये है हमारा पश्चिमी घाट का एरिया। ठीक है, ये है मेरा पश्चिमी घाट का एरिया और ये है मेरा पूर्वी घाट का एरिया। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलता है उसको हम लोग कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी के पास मिलता है। पश्चिमी घाट सतत श्रृंखला है, पर्वतीय वर्षा होती है यहाँ। ठीक है, और इसका अन्य नाम सह्याद्री भी है और दक्कन पठार के पश्चिम में है। औसत ऊंचाई यहाँ 1500 मीटर है और दक्षिण में यह अधिक ऊंचा है। और सबसे इसकी ऊंची चोटी जो है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोराबेटा भी इसी में पाया जाता है, जो नीलगिरी पहाड़ी में है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। और अन्नामलाई पहाड़ी में है ये। अनाईमुडी कहाँ है? अन्नामलाई पहाड़ी में है, जो 295 मीटर ऊंचा है। और दूसरा सबसे ऊंचा चोटी जो है वो नीलगिरी पर्वत में है और वो कौन सा है? डोराबेटा, जो 2633 मीटर है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल यहीं से है। प्रायद्वीपीय नदी जो है इधर की ओर जो निकलती है सब का उद्गम स्थल यहीं से है। प्रमुख दर्रे थाल घाट, बोर घाट है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। पाल घाट जो है वो केरल में पाया जाता है। ये पश्चिमी घाट की प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, और पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं। देखिए पूर्वी घाट जो है वो सतत नहीं है। ये पूर्वी घाट जो है आप देखेंगे, ये पूर्वी घाट का क्षेत्र जो देखेंगे, ये पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है ये पूरा पूर्वी घाट का एरिया है। और ये पूर्वी घाट का एरिया सतत नहीं है। ठीक है, सतत नहीं है, ये खंडित खंडित है। आप देखेंगे कि यहाँ एक ब्लॉक नदी निकला, यहाँ ब्लॉक बन गया, एक यहाँ से नदी निकली, यहाँ एक ब्लॉक बन गया। और औसत ऊंचाई इसका 600 मीटर है। महानदी घाटी से नीलगिरी घाटी तक विस्तार है इसका। और सेवराय और जेवारी की पहाड़ियाँ इसी दक्षिण पश्चिम में इसके पाया जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? ठीक है, महेंद्रगिरी है। और ये महेंद्रगिरी कौन सी की ऊंचाई कितनी है? ये 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ देखेंगे महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ श्रेणियां जो हम लोग दक्कन के पठार में छूट गया था, तो उसमें भी बहुत सारी श्रेणियां हैं और उस श्रेणी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे उत्तर पूर्व का मेघालय का पठार, देखिए ये कोयला और चूना के लिए विख्यात है। यहाँ प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। और पश्चिम बंगाल के मालदा गैप मतलब राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय के बीच का ये पठार है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ अधिक वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा सबसे अधिक यही होती है मेघालय में, आपको मालूम है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है यहीं पे पाई जाती है, कहाँ? मेघालय के पठार में ही। और ये अति अपर्दित क्षेत्र भी है। अरावली की श्रेणी की बात कर लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी जो है आप देखेंगे यहीं पे होगा ये अरावली पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी देखेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी क्या कहता है? ये कहता है कि ये प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली श्रेणी जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह अवशिष्ट पर्वत है। यह क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है और इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में है। ये देख रहे हैं आप, जो देख रहे हैं अरावली श्रेणी, तो ये अरावली श्रेणी इसका जो विस्तार है राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है। ठीक है, ये
मतलब दिल्ली मुख्य रूप से अरावली पर्वत श्रेणी पर ही बसा हुआ है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है जो राजस्थान में है। 1722 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। सतपुरा की बात कर लेते हैं। सतपुरा का जो क्षेत्र है आप देखेंगे कि मुख्य रूप से इसका नर्मदा नदी के क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है और सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश में। इसका सतपुरा का जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है और इसका विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। सतपुरा का जो विस्तार जो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एरिया में इसका विस्तार है, ठीक है। और दक्षिण में इसमें ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। चलिए हम लोग नीलगिरी की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। ये नीलगिरी की पहाड़ियों की एरिया है और ये पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ये पश्चिम घाट का जो क्षेत्र है और ये पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है, ये जहाँ मिलती है वही नीलगिरी पर्वत है और सर्वोच्च चोटी है इसका डोडा बेटा, ठीक है। और इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग मरुस्थलीय भाग की बात कर लेते हैं। देखिए मरुस्थलीय भाग जो है मुख्य रूप से ये आप देखेंगे कि राजस्थान के क्षेत्र में ही पाया जाता है। मरुस्थल जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसको हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? थार मरुस्थल। और मेसोजोइक युग में समुद्र का एक हिस्सा था। मेसोजोइक युग में ये समुद्र का एक हिस्सा था। अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में है और रेतीले टीले और बरखान यहाँ पाए जाते हैं। 150 मिलीमीटर से कम यहाँ वर्षा होती है, मतलब शुष्क क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है, ठीक है। बहुत कम वनस्पति, चूँकि राजस्थान में वनस्पति नहीं उगती, मतलब राजस्थान कहते हैं मरुस्थल में वनस्पति नहीं उगती है, तो यहाँ कम वनस्पतियाँ पाई जाती है। वाष्पीकरण अत्यधिक होगा चूँकि गर्म क्षेत्र है। नदियाँ अल्पकालिक एवं कुछ नदियाँ मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, जैसे लूनी नदी जो है वो मरुस्थल में लुप्त हो जाती है और यहाँ की सबसे बड़ी नदी भी लूनी नदी है। ढाल के आधार पर इसको हम लोग उत्तरी भाग सिंध की ओर ढाल है और दक्षिण भाग का कच्छ की ओर ढाल है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग मरुस्थलीय एरिया को भी आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग देखिए मरुस्थलीय एरिया के बाद देखेंगे तटीय मैदान। तटीय मैदान हम लोग देखेंगे कि दो तटीय मैदान है, पश्चिम का तटीय मैदान और आप देखेंगे कि पश्चिम का तटीय मैदान जो देखेंगे तो ये है मेरा पश्चिम का तटीय मैदान, ठीक है। पश्चिम का ये तटीय मैदान है। देखिए पश्चिम का तटीय मैदान कच्छ और काठियावाड़ से लेकर, मतलब गुजरात से लेकर ये पूरा केरल तक चला जाता है। कोंकण तट, इसको महाराष्ट्र में कोंकण तट कहते हैं, गोवा में गोवा तट कहते हैं और मालाबार केरल में इसको मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। केरल का जो एरिया है इसमें केरल में मालाबार कहते हैं, महाराष्ट्र में कोंकण तट कहते हैं और गोवा में इसको गोवा का तट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आप देखिए पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। गुजरात के तट और इससे ये केरल के तट तक फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिमी घाट आप बात कर लेते हैं तो ये गुजरात के तट से लेकर के आप देखेंगे कि ये गुजरात के तट से लेकर के और ये कहाँ तक फैला हुआ है? केरल तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं और इसमें देखिए बहुत सारे बंदरगाह हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। और पश्चिमी घाट की बात कर ले तो पश्चिमी घाट जो है वो अधिक चौड़ा है पूर्वी घाट की अपेक्षा, ठीक है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा ये पूर्वी घाट जो है वो अधिक चौड़ा है, ठीक है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा जो है वो पूर्वी घाट यहाँ देखेंगे अधिक चौड़ा है। ये अधिक चौड़ाई है इसका, आप लोग देख रहे हैं अधिक चौड़ाई, ठीक है। और विभाजन इसको उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट के रूप में करते हैं और यहाँ की नदियाँ जो है विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि पूर्वी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। और यहाँ हम लोग बांटते हैं इसको उत्तरी सरकार और आप देखेंगे इसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं इसको, यहाँ से उत्तरी सरकार और नीचे का जो क्षेत्र हो जाता है वो हो जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं भारत की तटीय रेखा का। तो आप तटीय रेखा देख ही रहे हैं, विभाजन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में इसका किया गया है। तट रेखा की लंबाई जो है जो समुद्र से लगा हुआ है उसका 7516.6 किलोमीटर है और जिसमें आपको देखेंगे कि ये जो लक्षद्वीप वगैरह सारा मिला करके है। लेकिन मुख्य रूप से अगर एक भाग की बात कर लेंगे, ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ मुख्य भूमि की बात कर लेंगे तो ये 5422 किलोमीटर है। द्वीपीय तट जो है वो 2094 तट है, ठीक है। सर्वाधिक लंबी अगर तट रेखा की बात होगी तो वो गुजरात की हो जाएगी और सबसे छोटी तट रेखा की बात होगी तो ये पुडुचेरी की हो जाएगी, ठीक है। तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है, याद रखिएगा। तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तट से लगे नदियों की संख्या कितनी है? 9 है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन कौन से हैं? दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, अब ये एक ही हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है।
तो मुख्य रूप से आपने देख लिया है, द्वीप समूह को हम लोग मुख्य रूप से दो भाग में ही बांट कर देखेंगे, लक्षद्वीप और उधर हम लोग देखेंगे अंडमान निकोबार। तो भारत को दो द्वीप है, एक बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसको अंडमान निकोबार कहते हैं, और अब अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये लक्षद्वीप का एरिया है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में जो है वो अंडमान क्या है, ये अरब सागर में है, बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार, और ये अरब सागर में जो है वो लक्षद्वीप है। तो चलिए हम लोग लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप में केरल तट से ये 280 से 480 किलोमीटर है, केरल के तट से, और ये दूर जो है वो अरब सागर में है। पूर्वी नाम इसका लकाद्वीप और मिनिकॉय और अमिनी द्वीप था, और तीनों को मिलाकर के बना दिया गया अब लक्षद्वीप। विभाजन जो है अमिनी द्वीप सबसे ऊपर में, लाखवी द्वीप और मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है। यहाँ देखेंगे ये मिनिकॉय है और अमिनी द्वीप यहाँ है, आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं, और कालपेनी यहाँ है, और आप देखेंगे अगत्ती यहाँ है, ठीक है। ये प्रवाल से बना हुआ है, याद रखिएगा। ये लक्षद्वीप जो है वो किससे बना हुआ है, प्रवाल से बना हुआ है। प्रवाल जो है वो कोरल से मुख्य रूप से आप देखेंगे, कोरल जो है कैल्शियम से बना होता है, और कोरल जीव से ही ये प्रवाल भीति बनते हैं, ठीक है, प्रवाल के निक्षेप से निर्मित है। और इसका जो है लक्षद्वीप जो है वो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। इसकी राजधानी करावती है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कहाँ है, करावती है, ठीक है, करावती है। और सबसे बड़ी द्वीप जो है इसका एंड्रोट है, ठीक है, एंड्रोट है, एंड्रोट, इसको याद रखेंगे, सबसे बड़ा द्वीप है इसका एंड्रोट। और चैनल 8 डिग्री चैनल जो है वो चैनल जो है इसको मालदीव से अलग करता है। किसको, लक्षद्वीप को मालदीव से, या लक्षद्वीप को मिनिकॉय से जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय को आप देखेंगे कि लाको द्वीप से अलग करता है कौन, लक्षद्वीप से अलग करता है कौन, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लक्षद्वीप के बारे में अच्छी तरह समझ गए। अब हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। देखिए अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितना है, 550, और लक्षद्वीप में आप देखेंगे 36 द्वीप है। अंडमान निकोबार में 550 द्वीप है, ठीक है। अराकान योम श्रृंखला यहाँ की दक्षिणी विस्तार श्रेणी है, और अंडमान का हम लोग विभाजन कई श्रेणियों में करते हैं। उत्तरी अंडमान का ये क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्थ अंडमान का क्षेत्र। फिर मध्य अंडमान आप देखेंगे ये मिडिल अंडमान है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान आप देखेंगे कि साउथ अंडमान आप देखेंगे, और लिटिल अंडमान है, मतलब छोटा अंडमान, ग्रेट निकोबार है यहाँ आप देखेंगे अंडमान, लिटिल अंडमान है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। ये जो दोनों के बीच का जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पास का जो एरिया है यही कहते हैं डंकन पास। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार अलग होता है। ये अंडमान निकोबार जो है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा यहाँ से अलग हो जाता है। निकोबार द्वीप समूह का हम लोग विभाजन करें तो कार निकोबार, ठीक है, ये कार निकोबार, और यहाँ ग्रेट निकोबार है, ठीक है। ज्वालामुखी द्वीप है ये, यहाँ पर एक बैरन द्वीप है जो जहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर ही पाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। बैरन द्वीप पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक है। और ये आपको नारकुंडम द्वीप सबसे शांत द्वीप है, ठीक है। बलुआ पत्थर, चुना पत्थर सैलों से निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जो है वो लुथियर है, याद रखिएगा। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी लुथियर है। राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिण अंडमान में पड़ता है। दक्षिण अंडमान की बात कर ले तो दक्षिण अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर का जो एरिया है यही इसकी राजधानी है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी इसका सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में पड़ता है। नॉर्थ अंडमान में इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक। तो यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।